अब यार तू ना थोड़ा तमीज में रह ले। मेरे को मत सिखाए, बहुत आए तमीज सिखाने। मेरी हिम्मत कैसे पड़ी यहाँ से नाली निकालने की? सारा पानी मेरे घर से होके आता है। तो मैं क्या करूँ, नाली नहीं निकालूं क्या? तो ये जगह के तेरे पिताजी बड़ा बैल बुद्धि आदमी है, तेरे पिताजी की है कि जो नाली निकालना है। मैं तो यही निकालूंगा, जो करना है वो देख। फालतू बात मत कर, मैं सही कह रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर मत बोलियो कि मैंने तेरे को बताया नहीं। चल, तेरे जैसे डेली पानी भरने आते हैं मेरे यहाँ, बड़ा आया दिक्कत। अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा। तू 1 मिनट रुक। हेलो 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 हेलो। अरे नहीं नहीं नहीं, उनका फ़ोन मुझे नहीं आया, एक्चुअली डिलीवरी वाले का फ़ोन था। अब ये लोग क्या करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनको क्या नहीं करना चाहिए वो मुझे ज़रूर पता है। इनको सीधी एफआईआर नहीं करनी चाहिए और कोर्ट केस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ना जो केस है वो सालों साल तक चलेगा और कोई भी रिलीफ नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले इनको मीडिएशन में जाना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे चीज़ें इफ़ेक्टिवली और जल्दी रिजॉल्व हो सकती हैं। अब वो होगा कैसे, उस चीज़ को समझते हैं। मीडिएशन गवर्न होता है 2023 में आए बहुत ही बेहतरीन एक्ट से, द मीडिएशन एक्ट। जब कोर्ट्स पे दुनिया भर का बर्डन हो गया छोटे मोटे मुद्दों की वजह से, तो बड़ा मुश्किल हो गया केसेस को टाइम पे रिजॉल्व करना। कोई तो ऐसा रास्ता चाहिए था ना जो भैया टाइम बचाए, पैसा बचाए, चीज़ों को जल्दी सॉल्व करे और आपका परेशानी कम हो, ज़्यादा कंप्लाइंसेस ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा जो है लिखा पढ़ी की दिक्कत ना हो, और रिश्तों को भी बचाए। और मीडिएशन जो है सिर्फ छोटे मोटे मुद्दों और छोटे मोटे केसेस के लिए नहीं, बड़े से बड़े केसेस, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का हो, कमर्शियल नेचर का हो, जिसके अंदर करोड़ों रुपए इन्वॉल्व हों उस मैटर के अंदर, स्पेशली फैमिली मैटर्स हों, या किसी भी तरीके के नेचर का केस हो, उन सभी को मीडिएशन के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ तक कि अब तो ऐसा हो गया है कि कमर्शियल कोर्ट पहले जो केस है ना उसको स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मीडिएशन सेंटर में रेफर करती है कि वहाँ जाओ और अपनी चीज़ों को सॉल्व करो। जब वहाँ चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती हैं, तब जाके जो है कमर्शियल कोर्ट उस केस को एंटरटेन करता है। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट सम की हाईलाइट्स ऑफ द एक्ट। पूरा एक्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो कहानी शुरू होती है। देखिए, डिस्प्यूट्स तो हर जगह होते हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, चाहे वो लैंड डिस्प्यूट हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, कोई छोटी मोटी बातचीत में ही डिस्प्यूट हो गया कि भाई नाली वाला केस अभी जो आपने देखा था, कोई सा भी मैटर। अब तो क्वेश्चन ये आता है कि अब क्या करा जाए, कोर्ट जाया जाए या कोई दूसरा ऑप्शन भी है? तो हाँ, सबसे इफेक्टिव ऑप्शन होता है एडीआर का, जिसमें भी स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं मीडिएशन की। तो फर्स्ट में है वॉलंटरी मीडिएशन, जो कि सेक्शन 4 में डिस्क्राइब्ड है। देखो, वॉलंटरी से खुद समझ में आ रहा है कि जब दोनों पार्टी खुद से मीडिएशन चाहें, दोनों ये चाहें, दोनों ही समझदार पार्टी हैं और बोल रही है भाई साहब हमें तो अपने जो है रिश्ते भी ख़राब नहीं करने और फालतू की झंझटबाजी में नहीं पड़नी है, तो हमें ऐसा रास्ता चाहिए जिससे हमारा समाधान हो जाए, तो वो वॉलंटली एग्री कर लेते हैं, दैट एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ भाई हम मीडिएशन में जाएंगे इस चीज़ को लेकर। अब दूसरा पॉइंट होता है प्री लिटिगेशन मीडिएशन, जो सेक्शन 5 में है कि साहब अगर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, नहीं था, इट डजेंट मैटर। जब आपके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो केस फाइल करने से पहले अगर म्यूचुअली आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई मीडिएशन से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। थर्ड है कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन, सेक्शन 7 में है ये कि अगर आपने केस ऑलरेडी फाइल कर रखा है कोर्ट के अंदर, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कोर्ट बोलती है कि साहब इसको तो आप जो सॉल्व कर सकते हो, आपस में बैठ के कर सकते हो, क्यों कोर्ट में आए हो, क्यों कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपना खुद का जो है समय बर्बाद कर रहे हो? तो कोर्ट जो है रेफर कर सकते हैं मीडिएशन के लिए। वेयर टू गो फर्स्ट, अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया है कि भाई साहब मीडिएशन में जाना है, अब जाना किधर है? मीडिएशन की प्रोसेस को इनिशिएट कैसे होगी वो पता चल गया, लेकिन कहाँ जाए? मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स, ये फर्स्ट स्टेप होगा किसी भी इंसान का कि हम सीधे इन सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाएंगे और इनसे बोलेंगे, बिकॉज ये ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करती हैं और आपके लिए मीडिएटर्स को अपॉइंट करती हैं। दूसरा है मीडिएटर, आपने ऑलरेडी कोई एग्रीमेंट कर रखा है और ऑलरेडी तय है कि साहब यही हमारा जो है मीडिएटर रहेगा अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, तो आप सीधा उसके पास जा सकते हैं कि साहब अब डिस्प्यूट हो चुका है, आप उसे नोटिस देंगे, वो आपकी जो है उसकी कंसेंट देगा और प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगी। मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये वो एपेक्स बॉडी है जो रूल्स एंड रेगुलेशन देखती है मीडिएशन की। अगर आपकी प्रोसेस के अंदर कोई भी इरेगुलरिटी है, कोई भी आपको लगता है कि बायसनेस करी गई है, या कोई भी ऐसी प्रोसेस में लग रहा है कि भाई इलीगल करी गई है, तो आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। ये जो है ये अपेक्स बॉडी है, तो ये उस चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो बात करते हैं प्रोसेस की। अब मैं ऐसे ही आपको अगर बोल के बताता तो थोड़ा बोरिंग हो जाता, तो मैंने सोचा कि आपको एक चार्ट फॉर्म में समझाया जाए
उससे क्या होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंगली भी समझ में आएगा और प्रोसेस एक बार में आपको क्लियर हो जाएगी, विद सेक्शंस क्लियर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखिए कि अगर मान लीजिए मीडिएशन का ऑलरेडी एग्रीमेंट बना हुआ था, एग्रीमेंट कर रखा था बाय पार्टीज़ ने कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम उसको मीडिएशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो वो सेक्शन 4 के अंदर वो एग्रीमेंट होता है। ठीक है, वॉलंटरी जैसे मीडिएशन मैंने आपको बताया था, वॉलंटरी मीडिएशन, तो उसके थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ मीडिएटर हो जाएगा। उन्होंने ऑलरेडी मीडिएटर कोई ना कोई डिसाइड कर रखा हो अपने एग्रीमेंट के अंतर्गत, तो उसमें जो है अपॉइंटमेंट ऑफ मीडिएटर हो जाएगा सेक्शन 8 के अंदर। अगर मान लो कि एग्रीमेंट नहीं था और वॉलंटरी नहीं है, किसी एक ने एप्लीकेशन दी है, तो एप्लीकेशन टू मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर, पहली बात तो राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, और इसमें जो है मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर समझने की कोशिश करना। इसमें हो सकता है आपको समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, तो मैं जो पढ़ के बता रहा हूँ, एप्लीकेशन टू मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स, यहाँ पे एक पार्टी ने अपनी एप्लीकेशन दे दी, तो वो 7 दिन के अंदर जो है अपॉइंटमेंट ऑफ मीडिएटर करेंगे। ठीक है, दोनों में हो गया, सेक्शन 8 के अंदर आपका मीडिएटर अपॉइंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, 7 डेज फ्रॉम नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, नोटिस भेज दिया गया है मीडिएटर को, उसके 7 दिन के अंदर अंदर मीडिएटर टू कम्युनिकेट विलिंगनेस टू एक्ट एज अ मीडिएटर। ठीक है, वो अपनी विलिंगनेस बताएगा कि मैं मीडिएटर ऐसा एक्ट करूँगा भी कि नहीं करूँगा। उसको भी, उससे भी तो पूछना पड़ेगा ना कि भाई तू मीडिएटर की तरह एक्ट करेगा नहीं करेगा। तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ। अपॉइंटमेंट के बाद 7 दिन के अंदर उसने अपनी विलिंगनेस जाहिर कर दी कि साहब मैं करूँगा कि नहीं करूँगा। अब हुआ ये कि उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं मीडिएटर की तरह एक्ट कर लूँगा, तो फिर हो जाती है कमेंसमेंट ऑफ मीडिएशन। शुरुआत हो गई मीडिएशन की, उसने बोला मैं मीडिएटर हूँ, तो वहाँ से शुरू हो गई। किस दिन से शुरू हो गई, फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस ऑफ मीडिएशन, जब मीडिएशन का नोटिस पहुंचा था तब से ही एक तरीके से वो मीडिएशन प्रोसेस आपकी शुरू हो चुकी है। और या फिर जहाँ से फ्रॉम डेट ऑफ कंसेंट ऑफ मीडिएटर, जब मीडिएटर ने कंसेंट दी कि हाँ साहब मैं आज से मीडिएटर हूँ, उस दिन से मीडिएशन जो है शुरू हो गई। अब कमेंसमेंट होने के बाद फर्स्ट अपेयरेंस होगा, पहली अपेयरेंस आएंगी, दोनों पार्टीज आएंगी, दोनों आपसदारी में बैठेंगी, दोनों अपनी अपनी बातचीत कहेंगी, उसके बाद मीडिएटर सुनेगा, फर्स्ट अपेयरेंस होगा। फर्स्ट अपेयरेंस से लेकर कंप्लीशन तक एक प्रोसेस होगा, वो होना चाहिए 120 डेज के अंदर। अब ये जो टाइम लाइन है वो सेक्शन 18 में दे रखी है, सेक्शन 18 के अंदर। अब 120 दिन के अंदर मीडिएशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए। अगर नहीं हो पाती है तो एक्सटेंशन दे दिया जाएगा 60 दिन का, तो टोटल कितना हो गया 180 डेज। यस, मीडिएशन एक्ट के अंदर 2023 के अंदर ये बोला गया है कि 180 दिन के अंदर आपकी जो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब कि 6 महीने में आपका पूरा जो है रिजोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंप्लीशन के पहले एक बात बता दूं, इस प्रोसेस के अंदर जो पूरी प्रोसीडिंग होगी ना वो कॉन्फिडेंशियल होगी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाएगी सेक्शन 22 के अंतर्गत। कॉन्फिडेंशियल इसलिए कि मान लीजिए कि कोई पार्टी बाहर गया, उसने वो बात जो उसने मीडिएशन के दौरान बोली थी वो किसी और से उसने सुनी, तो उसका ट्रस्ट टूट जाएगा, बिल्कुल वो ट्रस्ट नहीं करेगा इस प्रोसीडिंग के ऊपर, तो फिर वो जो है बिल्कुल भी समाधान किसी चीज़ का निकलेगा नहीं। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्फिडेंशियली को इतना ज़्यादा माना गया है कि अगर मान लो कि कोई नॉन सेटलमेंट हो जाती है कि भाई कोई समाधान नहीं हुआ, उसके बाद कोई पार्टी कोर्ट चली गई, तो कोर्ट में भी उस प्रोसीडिंग में जो बातें कही गई थी वो जो है मान्य नहीं होंगी, बिल्कुल एज एन एविडेंस यूज़ करी नहीं जा सकती कोर्ट के अंदर। और जो मीडिएटर होगा वो विटनेस भी नहीं बनाया जा सकता, उसका दूर दूर तक उस कोर्ट की प्रोसीडिंग में उसका कोई लेना देना नहीं होगा, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। अब कंप्लीशन के बाद 2 चीज़ें होंगी, तो नॉन सेटलमेंट होगा और सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा। नॉन सेटलमेंट हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसकी क्या है रिपोर्ट बन जाएगी कि भाई नॉन सेटलमेंट हुआ। बट अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट बनेगा तो वो सेक्शन 19 के अंतर्गत बनता है। सेटलमेंट एग्रीमेंट कैसे बनता है, क्या बनता है, वो मैं अभी आगे बता ही रहा हूँ आपको। सेटलमेंट एग्रीमेंट बन गया, उसके बाद उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। यस, सेटलमेंट एग्रीमेंट बनने के बाद कोई भी पार्टी खुश नहीं है, उसके बाद उसको दिक्कत आ रही है, तो 90 दिन के अंदर वो उसको चैलेंज कर सकते हैं और उसका एक्सटेंशन भी 90 दिन का हो सकता है अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड है तो। और अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन करवा लिया, आपने कोर्ट के सामने पेश कर दिया उस एग्रीमेंट को और उसको रजिस्ट्रेशन में करवा लिया, तो वो लीगली बाउंड हो जाएगा। वो लीगली बाउंड हो गया तो भाई
एक दूसरी पार्टी को अब ना चाहकर भी चीज़ें माननी ही पड़ेंगी। तो दिस इज़ द प्रोसेस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्रीमेंट से लेकर अपॉइंटमेंट ऑफ मीडिएटर से लेकर कंप्लीशन तक, नॉन सेटलमेंट, सेटलमेंट तक, उसके रजिस्ट्रेशन तक, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलेंगे साहब कि हमने प्रोसेस समझ ली है, सारा प्रोसेस हो चुका है, अब हमारा जो है सेटलमेंट भी हो चुका है, तो बात आ गई एग्रीमेंट पे। तो सेटलमेंट एग्रीमेंट अगर हमारा बनता है तो अब क्या होगा? जब मीडिएटर दोनों लोगों की बातें सुन के, दोनों पार्टीज़ की बातें सुन के उस एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करता है, जिसमें कंपनसेशन होता है, फ्यूचर टर्म्स होते हैं, फ्यूचर एक्शंस होते हैं, एक दूसरे की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, सारी चीज़ें लिखी होती है। अब सिग्नेचर और वैलिडेशन की हम बात करें तो यहाँ पर दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है और मीडिएटर का साइन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो ये इंश्योर करता है कि जो प्रोसेस हुई है बिल्कुल सही तरीके से हुई है और फेयर तरीके से हुई है। कोर्ट डिक्री स्टेटस मतलब कि वो जो एग्रीमेंट है ना, एक तरीके से कोर्ट की डिक्री का स्टेटस रखता है। अगर कोई भी उसको वायलेट करेगा ना तो दूसरी पार्टी जो है कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा सकती है इस चीज़ के खिलाफ कि अगली पार्टी ने उसको वायलेट किया है। और एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर जब आप उस एग्रीमेंट को कोर्ट के अंदर जो है फाइल कर देते हैं कि भाई साहब हमारा ये सेटलमेंट एग्रीमेंट हो चुका है, तब कोर्ट ऑर्डर देता है कि उस चीज़ को इन्फोर्स करने का। तो दोस्तों मीडिएशन एक्ट 2023 का जो है वो बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए, दो पार्टीज़ के बीच में एक सुलह बनाने के लिए, दोनों के रिलेशंस ना ख़त्म हो, उस चीज़ के लिए ये एक्ट का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगला जो टॉपिक, इसी में ही एक टॉपिक आता है कम्युनिटी मीडिएशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसी मीडिएशन में। जो मीडिएशन एक्ट उसको बताता है उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप थोड़ा बोर होने लग जाओगे, तो उसके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। और अभी तक आपने कंसिलिएशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाएँ और फटाफट कंसिलिएशन वाली वीडियो देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत अच्छा टॉपिक कवर करती है वो। कंसिलिएशन के बारे में तो बताती है बट बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भी बताती है, तो ज़रूर चेकआउट करें। तब तक के लिए जो है आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कम्युनिटी मीडिएशन के साथ। बाय बाय।